तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। प्रॉपर एक सप्ते में आपको जरूर वीडियो मिलेगी हमेशा। और सीक्वेंस में पहले जान लेते हैं। एमपी में पूछा था सीक्वेंस ही, तो यहाँ बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया था। पहले वान थ्यूनन 1826 3 वॉल्यूम में दिया था। प्रथम वॉल्यूम 1826 में आया, दूसरी जो है आया था 1850 में, और तृतीय है 1867 में। ये आपको याद रखना है। हिटेल्सी जो 1936 में दिए थे, ये कृषि संबंधी सिद्धांत, ये इनका ये सीक्वेंस में देखा दूसरे नंबर पाते हैं। तीसरे बीबर 1954 में, ये सस्य संयोजन संबंधी सिद्धांत दिए हैं। और यहीं से क्वेश्चन पूछा भी था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप दिए होंगे तो फिर से आपके दूसरे पर आ जाएंगे। आप देखेंगे तो तीसरे पे बीबर, चौथे पर आएंगे रफीउल्लाह 1956। फिर से जो है पाँचों पर आएंगे आपके स्कॉट महोदय। ये स्कॉट महोदय जो है दे रखे हैं 1957 में, इनका याद रखिएगा। फिर से आते हैं इनका जो है स्कॉट का जो है फसल पशु संयोजन इनका है सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना। फिर से आते हैं छठवां पर जॉनसन 1958 में सापेक्षिक महत्व का सिद्धांत। फिर से दो ही हैं, आपको याद ही होगा, दो ही ने ही बीबर में संशोधन कर रखा है। तो अभी ये जानेंगे, इन तीनों को तो डिटेल में डालेंगे, लेकिन ये जान लीजिए। सातवां पर दो ही, आठवां पर थॉमस 1963 में, फिर से कोपाक 1964 में, आयर 1969 में। तो ये 10 सीक्वेंस आपको याद रखने हैं। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, यहाँ पर मैं नोट डाउन कर दिया हूँ, क्योंकि मेरा ये इतने नोट में नहीं लिखा पाया था, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखने हैं। सीक्वेंस से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीक्वेंस बस आपको यहाँ पर कृषि भूगोल के 10 भूगोल व्यक्ता है, तो ये आप इतना जान लीजिए। तो चलिए पहले बीबर को जान लेते हैं संक्षेप में, तब आगे हम जानेंगे रफीउल्लाह, फिर दो ही, फिर से वान थ्यूनन हिटेल्सी। तो पहले आसान है उसको जानते हैं। तो बीबर जो है इनमें यूएसए के रहने वाले हैं। ये याद रखना है भूगोल व्यक्ता कहाँ का, यूएसए। इनका पूछा जाता, बहुत फेमस है, न्यूनतम विचलन विधि कब आया था, 1954 में। बस ये आपको याद रखना है। और एक और पॉइंट है, सभी फसलों के अंतर्गत भूमि समान रूप में वितरित है। अगर पूछता सिद्धांत के अंदर ये क्या सोचते थे फसलों के बारे में, तो सभी फसल जो है इसके अंतर्गत जो भूमि क्या है समान रूप में वितरित होती है। मान लीजिए कोई फसल है, गेहूँ है, गेहूँ के साथ कोई फसल लगाओगे, वो फसल के अंतर्गत मान लो 1 बीघा खेत है। 1 बीघा में आप क्या करोगे, 1 बीघा में खेत में आप ले लो, 1 बीघा खेत में गेहूँ ले लिए, प्लस कोई और फसल ले लो, जो भी फसल आपको याद हो। अब उस फसल को क्या करोगे, तो 1 बीघा में क्या होता है, 4 मंडा होता है हमारे यहाँ। तो 4 मंडा में 2 मंडा में गेहूँ बो दिए, 2 मंडा में कोई और फसल ले लो, जो भी कोई भी फसल आपको याद आए, जो भी ले सकते हो। इसके अनुसार ये कहते हैं कि सभी फसल जो होते हैं उसके अंतर्गत क्या होता है, भूमि समान रूप में होते हैं। ये बस थोड़ा सा हम संक्षेप में आपको बता दें। इनका प्रसारण जो है ED² एन, ये आपको याद रखना। ये सिग्मा है, माफ कीजिएगा, तो ये आपको याद रखना है। फिर से ये आपको याद नहीं रखना, तो टोटली आपको न्यूनतम विचलन विधि याद रखना है। और उसके बाद से सभी फसलों के अंतर्गत इनका भूमि जो समान रूप में वितरित था, और प्रसारण जो है इनका सिग्मा D² है, ये बस आपको याद रखना है। 3 चीज़ इनके सिद्धांत में बीबर के याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। थोड़ा देखिएगा, मैं बहुत दिन बाद कलम पकड़ा हूँ, तो थोड़ा लिखने में समस्या हो रही है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब आते हैं रफीउल्लाह महोदय 1956 में दे रखे हैं। इनका मैं खोज रहा था कि किस देश के हैं, तो मुझे मिला नहीं। देखिए मिलेगा तभी मैं लिख सकता हूँ, ऐसे मैं नहीं लिख सकता। जापान के 2 ही हैं, उनको जान रहा हूँ मैं, तो इनका मुझे मिला नहीं। आप लोग को मिला तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं भी एक छात्र ही रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट हो रहेगा, मुझे भी ये जानकारी हो जाएगी। मैंने सर्च किया, मुझे नहीं मिला। तो ये इन्होंने रफीउल्लाह ने अधिकतम धनात्मक विचलन विधि दिया, ये आपको याद रखना है। और इनका जो है ये आप याद रख सकते हैं अगर आपको रखना है। वैसे भी ये सूत्र पूछा नहीं गया रफीउल्लाह का, बस ये पूछा जाता है सीक्वेंस में। इन्होंने क्या दे रखा है, सीक्वेंस अधिकतम धनात्मक विचलन विधि कौन दिया, रफीउल्लाह ने, ये आपको याद रखना है। बाकी आपको सूत्र याद रखना, तो देख लीजिए, सिग्मा DP² माइनस बड़ा D N² बड़ा N²। तो ये आपको देख सकते हैं, लेकिन इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको रफीउल्लाह 1956 अधिकतम धनात्मक विचलन विधि दिया, ये याद रखना है, ये इनफ है। इससे ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता है। मैं बहुत पेपर सॉल्व कर चुका हूँ, कोई कितना भी कहे आप इतना याद करके चलो, बहुत इनफ। 2 ही, ये 2 ही कहाँ के हैं, जापान के हैं, ठीक है। क्रांति आदि थी जापान में एग्रीकल्चर की, तो इनको याद रखना है। इन्होंने देखो ये 1959 में सिद्धांत दे रखा। औद्योगिक क्षेत्र के रचना ज्ञात करने पर इन्होंने जोर दे रखा था। बीबर के विधि में संशोधन
परिमार्जन किसने किया है, तो दो ही ने, आपको शुरू में बताया हूँ। तो ये आपको याद रखना है, 100% याद रखना है, यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद से इन्होंने भी बीबर की समान माना कि सभी फसलों का है जो उपयोग समान वितरित भूमि पर होना चाहिए। जो कृषित भूमि हो, सभी फसल, जैसे मैंने बोला हूँ गेहूँ, अब कोई अन्य फसल ले लो, 1 बीघा खेत है तो गेहूँ 2 मंडा पर जो है अन्य फसल आप लगा लोगे, तो समान वितरित भूमि पर होनी चाहिए। तो यही है संशोधन इन्होंने बीबर में कर दिया, दो ही ने। बस क्लियर हो गया। सीक्वेंस बताया आपको 10 लोगों का, और बीबर, दोई, रफीउल्ला, बस इतना में ही आपका ये जो है भूगोल वैज्ञता समाप्त होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वान थ्यूनन को। वान थ्यूनन का इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये बड़ा है, तो वही पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे वान थ्यूनन का समयकाल चला 1783 से 1850, जर्मन के रहने वाले हैं। कृषि अवस्थिति सिद्धांत 1826 में दिया था, और इनका बहुत फेमस ये है एकाकी प्रदेश, द आइसोलेटेड स्टेट, ये पूछा जाता है बार बार, और इसी में इन्होंने पूरा दिया है अपने सिद्धांत को। इसके साथ ही इसका 3 वॉल्यूम था, बता चुका हूँ, तो ये आपको याद ही होगा। अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया था, पीटर हॉल, एवं इनके साथ हैं एम वार्टन वर्ग, 1966 में अंग्रेजी अनुवाद किए थे किसका, ये एकाकी प्रदेश का, दी आइसोलेटेड स्टेट का, जो कृषि अवस्थिति सिद्धांत जिसमें दी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। इनका नाम पीटर हॉल का, वार्टन वर्ग का। और इसका प्रकाशन जो है किस में हुआ था, पेगामन प्रेस द्वारा 1966 में किया गया था। तो किसने प्रकाशन किया, जैसे आपके यहाँ वसुंधरा प्रकाशन है, हमारे जो है जो मॉर्फोलॉजी जितने भी सविंदर सर लिखे हैं, शायद वसुंधरा प्रकाशन की किताब आती है, तो वही से ही यहाँ पर प्रकाशन है। पेगामन प्रेस ने 1966 में कर रखा है किसका, इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद हुआ था द आइसोलेटेड स्टेट का। बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है वान थ्यूनन में, ये ऊपर की लाइन में। अब इसके अलावा आप एडम स्मिथ का जो है एल्बर्ट थेयर अर्थशास्त्री के अध्ययन पर आधारित इनका सिद्धांत, किसका, कृषि अवस्थिति सिद्धांत, जो वान थ्यूनन दे रखे हैं। तो ये आपको 2 जो अर्थशास्त्री, इनका नाम ध्यान रखना है, अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन आधारित पूछ देता है। जैसे रेटजेल का पूछ दिया था कि किससे प्रभावित है, तो डार्विन से प्रभावित है, और फिर से आप डेविस किससे प्रभावित है, तो डार्विन से प्रभावित है। वैसे ही आपको याद रखना है एडम स्मिथ से और एल्बर्ट थेयर से कौन प्रभावित है, और इनके अध्ययन पर आधारित अपना सिद्धांत किसने दिया, तो वान थ्यूनन महोदय ने। बस आपको इतना याद रखना है। अब थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पूछ देता है थोड़ा इनका डीप सिद्धांत। तो जैसे ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ काम किए थे, तो मैकनलेन वर्ग में जो है फार्म मैनेजर थे। कृषि अवस्थिति सिद्धांत तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित इन्होंने अपना सिद्धांत दे रखा है। तो ये हो गया इनके बारे में मोटा मोटी, और ये साथ ही निश्चयवादी तथा मानकी है इनका सिद्धांत, ये आप ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी, क्योंकि ये पूछा नहीं गया है। साथ ही एक कोटेशन है, ध्यान रखना है, पॉइंट है, जिन वस्तुओं का बाजार मूल्य एवं परिवहन मूल्य सबसे ज़्यादा होता है, वो बाजार के करीब निकट उगाई जाती है। कम लागत तथा कम परिवहन लागत वाली फसलें बाजार से दूर उगाई जाती हैं। ये बस इतना याद रखेंगे तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा कि वान थ्यूनन के जो पूरा पेटी चलता है उनका 6 पेटी, तो उसमें उस सिद्धांत में क्या प्रोसेस है। तो क्यों जो है जैसे कि डेयरी मिल्क की वस्तुएं जो हैं बहुत ज़्यादा लागत की होती हैं, तो निकट होती हैं। आप देखेंगे गाय जो होते हैं प्रतिभूम होता है, कम लागत के तो दूर होते हैं। तो यही कंसेप्ट है, यही पॉइंट से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अभी आगे मैं उसको आपको बता दूंगा। साथ ही इसमें किसी फसल के उत्पादन की सघनता बाजार से दूरी बढ़ने के साथ घटती है। जितनी बाजार से दूरी बढ़ेगी तो लोग दूर खरीदने थोड़ी नहीं जाएंगे, तो उनकी क्या होगी, जो भी सघनता है, डेंसिटी है फसलों की, ज़्यादा घनत्व में बोए जाने की। जैसे मान लीजिए दूध का प्रोडक्ट आपके शहर एरिया में, जो आपके रीजन है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दुकानें, वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। अब वहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो उसकी डेंसिटी दूध की कम हो जाएगी, बहुत कम दुकानदार ऐसी फ्रिज रखकर बेच पाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका इनके सिद्धांत में वान थ्यूनन के पॉइंट। तो इसके साथ ही देखिए इन्होंने अपने सिद्धांत को मॉडिफाई किया 3 बार। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए आप, ये समझा रहा कि देखिए जैसे कि मिश्रित कृषि है, बाजार यहाँ पर है, ये बाजार का रेंज है, दूर जा रहा है जो व्यक्ति, जैसे कि वहाँ ऊपर पॉइंट में दे रखा है। तो अब देख सकते हैं कि अनाज की कृषि यहाँ पर हो रही है इस एरिया में,
मिश्रित कृषि यहाँ हो रही है, सब्जी एवं डेयरी फार्म यहाँ हो रही है। तो नज़दीकी एरिया में ज़्यादा हो रही है, दूर पर वो चीज़ें ख़त्म हो जा रही। तो जो भी लागत जिसकी ज़्यादा वो करीब होती है, क्योंकि अगर लागत यहाँ पर आकर 80 रुपया होगी, आदमी यहाँ से आएगा यहाँ खरीदने, तो 80 और लागत दे देगा, मान लो 80 रुपया लागत, मान लो प्रोडक्ट का भाव 50 रुपया है, तो इसके हिसाब है तो 130 रुपया इसने पे किया। अब यहाँ से खरीद के लाके बाजार में बेचेगा तो क्या कहेगा, 130 रुपया तो हमारा पूरा लग गया है, तो 150, 200, 300 लगा के मान लो 3 गुना दाम करके 300 प्राइस करके बेचेगा तो महंगा बिकेगा ना। इसीलिए जो ज़्यादा महंगी वस्तुएं होती हैं, ज़्यादा जल्दी ख़राब होती हैं, वो वहीं पर लगाई जाती हैं जो बाज़ार के करीब है। तो यहाँ पर रहेगा तो मान लो दूध की पैकेट 35 रुपये मिल जाती है शहर में। अब इससे दूर जाओगे तो 80 रुपये पड़ेगी ना। यहाँ जाओगे, अगर यहाँ से लेकर आओगे इससे दूरी से वस्तु को यहाँ ला बेचोगे बाज़ार में, तो चीज़ें महंगी पड़ेगी ना। यहाँ से आए फिर से यहाँ से अब जा रहे हो लेकर सामान, तो महंगा पड़ जाएगा। तो इसीलिए जो महंगी वस्तुएं होती हैं और जल्दी ख़राब होने वाली होती है बाज़ार पर होती हैं, और जो जल्दी ख़राब होने वाली नहीं होती है जैसे गेहूँ, वो आपको दूर पर भी मिल जाएगी, चावल, है ना। तो ये चीज़ें आपको दूर पर भी मिल जाएगी। तो चलिए आगे समझते हैं इस सिद्धांत को, और मान्यताएं क्या है इस सिद्धांत की थोड़ा जान लेते हैं। वैसे भी तो यहाँ से पूछा नहीं गया, लेकिन जो मैं पॉइंट अभी बताया पूछा गया। मान्यताएं क्या, ये धरातल का प्रकृति से संबंधित मान्यता है। और ये क्या कहते हैं, एकाकी नगर कृषि प्रदेश केंद्र में केवल एक बाजार होगा, ये बोलते हैं मान्यता में। ये धरातल की प्रकृति ऐसी है इनकी, तो बस क्या होगा यहाँ पर, केवल एक जो है एकाकी नगर होगा किसी कृषि प्रदेश में केंद्र पर। साथ ही कृषि क्षेत्र में समरूप समान जलवायु समान उर्वरता वाला मैदान होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नगर में एकमात्र बाजार कृषि क्षेत्र उत्पादन के लिए होगा। परिवहन साधन घोड़ा गाड़ी होगा, ये आपको ध्यान रखना मान्यता में। परिवहन लागत दूरी से समानुपाती होती है, जो जो दूरी बढ़ेगी उसी के हिसाब से जो है परिवहन लागत भी आपका बढ़ता जाता है। और साथ ही इसमें ये तो हो गया आपका प्रकृति जो हो गया, उस भूमि का कैसा था, धरातल का प्रकृति से संबंधित, और धरातल के निवासियों से संबंधित जो वहाँ के लोग उनसे संबंधित जो है मान्यता। समान प्रजाति वाले लोगों का समान वितरण होगा, जैसे कि मान लो जो भी प्रजाति के लोग हैं, कोई कास्ट के लोग हैं, तो उनका समान वितरण होगा। और उसके साथ ही कृषक केंद्रीय नगर के लोगों को कृषि पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। श्रम मूल्य समान होगा, स्पर्धा के लिए कोई अवसर नहीं होगा, जैसे कि प्रतिस्पर्धा के लिए कोई अवसर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि श्रम मूल्य क्या है, समान है। मान लो 50 रुपया एक व्यक्ति को, दूसरे को 50 रुपया, तो प्रतिस्पर्धा तो है नहीं। अगर किसी के पास 50 रुपया, कोई आगे कहता है, कोई ठेकेदार कहता है जो खेती लगा रखा कहता है तो मैं 100 रुपया दूंगा, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी ना। इसीलिए कह रहा है कि समान मूल्य, कोई भी वहाँ का धरातल का निवासी है उसके लिए क्या होगा, समान मूल्य होगा। कोई भी खेती में जा काम करे उसके लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। साथ ही कहता है कि जो वहाँ के निवासी कार्य करने वाला है, वहाँ का लोग है, क्षेत्र की अर्थव्यवस्था स्थिर है, मूल्य पर कोई घट बढ़ नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, जैसे कि किसी चीज़ का मूल्य फिक्स है तो उतना ही रहेगा, जैसे 50 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया मूल्य है तो 100 रुपया ही होगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं कि आज 10 रुपया तो बी ने 50 रुपया, परसों 60 रुपया, ऐसे नहीं है, स्थिर रहता है। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो है स्थित होती है। किसी वस्तु का बाजार मूल्य निश्चित होता है। साथ ही यहाँ बोलता है सभी कृषक आर्थिक मानों की भांति व्यवहार करते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक लाभ अर्जित करना। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि सभी जो जितने भी कृषक होते हैं, जितने भी वहाँ पर लोग काम करते हैं कि अपना बिजनेस लगा रखें खेती करने के लिए, वो मानव की भांति, ये नहीं कि मशीन की भांति काम करे, मानव की भांति जिनका मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ कमाना होता है। तो कोई भी मानव चाहता है अधिक लाभ कमाना, तो ये नहीं कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट का दाम जो है 70 रुपये वहाँ देने लायक है तो 70 रुपया लिया जाता है, क्योंकि मानवता है, मानव का व्यवहार है। ये नहीं कि 70 प्लस कर दो, 110 कर दो, 100, वही यहाँ पर बात किया जा रहा है कि सब चीज़ अर्थव्यवस्था जो स्थिर रहेगी, वस्तु का बाजार मूल्य निश्चित होता है, सही मानव की भांति व्यवहार होता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, बस लाभ अर्जित करना चाहते हैं अधिक से अधिक वो अपनी वस्तुओं को बेच के। ये हो गया जो है वहाँ के जो भी कृषि केंद्र है जहाँ पर लोग रहते हैं, तो लोग वहाँ के निवासी जो कृषि कर रहे हैं उनके लिए ये संबंधित मान्यता है। और पहला जो यहाँ पर मान्यता धरातल की प्रकृति से संबंधित, कि धरातल की प्रकृति कैसी है उससे संबंधित ये मान्यता। ये मान्यता मोटा मोटी मैं एकदम सटीक बताया हूँ, आपको ये ध्यान से पढ़ना है, ये याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं समझाया हूँ इतने में ही आपको याद हो गया होगा। इससे ज़्यादा आपको डिटेल गहराई में नहीं पढ़ना है, और बाकी जो है ये ऊपर का आपको जानना ही नहीं है, क्योंकि पूछा नहीं गया। अगर आपको जानना देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा।
यहाँ पर हम लोग सिद्धांत को समझ लेते हैं। ये तीव्रता का सिद्धांत है, वही बताया हूँ कि कैसे कैसे दूरी बढ़ने के साथ चीज़ों को लगाई जाती है। बाजार से दूरी बढ़ेगी तो कौन सी चीज़ें लगाई जाती है, गेहूँ है, चावल है, लकड़ी है, फिर से नज़दीक पर तो डेयरी फसल है। तो इनका जो नियम है 6 वो जान लेते हैं। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है और यही ज़्यादा पूछा जाता है। बाजारों के चारों ओर भूमि उपयोग कटिबंध निम्नवत हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है वान थ्योनन के सिद्धांत में। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया, इसीलिए मान्यता को मैं मोटा मोटी बताया हूँ। बहुत डीप प्रोफेसर जब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेट करता तब मान्यता पूछता है, नहीं तो यही चीज़ें पूछी जाती है। अब एमपी में जो है यही चीज़ें पूछी गई थी। ये जो भी पेपर है इस यूजीसी नेट का दिया होगा अभी हाल ही में, पिछला जो जिसमें मेरा 75 हुआ है जून 2025 का, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको याद रखना है। आइए यही पॉइंट पूछा गया था, यही शब्द जो मैं बता रहा हूँ। पहला क्या आता है, पहले पेटी में सघन डेयरी एवं उद्यान कृषि शीघ्र नष्ट होने वाला, जैसे दूध सब्जी पदार्थ आएंगे सबसे करीब होंगे। मान लो ये XY रेखा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बाजार है इस एरिया में, तो यहाँ पर क्या बोला जाए, दूध लगाया जाएगा। दूध होगा, सब्जी होगा, क्योंकि सबसे नज़दीक सबसे महंगी यही लगाई जाएगी। तो दूध सब्जी हो गया पहली पेटी, तो ऐसे बना लो। ये पेटी हो गया दूध सब्जी। दूसरी पेटी आ गई ईंधन एवं लकड़ी, तो इसको ऐसे बना लो, ठीक है। तीसरी पेटी होगा सघन हेरफेर वाली कृषि। सघन हेरफेर ये याद रखिएगा, सघन हेरफेर गेहूँ धान राई, वही बोल रहा था। ये थोड़ा दूर हो जाएगा, थोड़ा सा दूर जाओगे, है ना। ये सस्ती भी मिलेगी, उतनी महंगी नहीं मिलती है। फिर से चौथे पेटी में क्या आ गई, प्रति सहित हेरफेर वाली कृषि। तो इसमें 7 फसलों का हेरफेर कम सघन उत्पादन होता है। तो ये याद रखिएगा, 7 फसलों का हेरफेर किस पेटी को आ जाता है, तो 4 नंबर की पेटी को याद रखना है। तो ये हेरफेर वाली 7 पेटी के नाम से भी जाना जाता है, 7 फसलों की पेटी के नाम से। 5वां विस्तृत कृषि एवं 3 खेती प्रणाली, तो ये आपको याद रखना है। इसमें प्रति होता है, चारागाह होता है, ज़्यादा छोड़ दी जाती है भूमि में, कम फसल बोए जाते हैं, जो फसल होते हैं बहुत कम बोए जाते हैं। तो ये 5वां हो गया, इसे बना लीजिए 5वां। और इसके बाद 6वां जो हो गया पशुपालन एवं बंजर भूमि। कोई भी फसल उगाना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होता है, बहुत दूर हो जाता है, बहुत दूर जाकर उगाएंगे तब भी आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। वही चीज़ बताया जितना दूर जाएंगे। तो ये हो गया 6वां। ये आपको पॉइंट याद रखना है और ये क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। पहला में क्या होता है, दूसरा में क्या होता है, तीसरा में क्या होता है, चौथा में, 5वां में, 6वां में। ये पूछा गया बार बार, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको याद होने चाहिए। क्लियर हो गया। इतने कम समय में आपको वान थ्योनन के सिद्धांत को क्लियर करा दिया लगभग। अब इनके 2 संशोधन हुए हैं इनके मॉडल में। पहला एक नौगम्य नदी जिसमें स्थलीय परिवहन के अपेक्षा शीघ्र तथा सस्ता परिवहन होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये नौगम्य नदी होता है। और दूसरा होता है एक लघु नगर जो प्रतिस्पर्धी बाजार केंद्र होता है। तो ये जो इनके 2 मॉडल में संशोधन किया गया था, याद रखना कि किस पर किया गया था, नौगम्य नदी, जिसके कारण क्या होता है, परिवहन जो होता है सस्ता हो जाता है, उसके रास्ते सामान ले जाना आसान होता है। एक जो है एक बाजार आ जाता है तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाता है। इन्होंने ये संशोधन किया था कि जहाँ पर कृषि होती है ये चीज़ें 2 होनी चाहिए। तो बस इतना आपको इनके सिद्धांत में याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, खासकर तो आपको ये 6 पॉइंट याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। कब दिया था, किस के आधार पर दिया था, ये सब याद कर लीजिएगा जो आपको बता दिया हूँ। साथ ही आप चलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जान लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, जैसे कि ये फिगर है इनका। अब फिगर तो मैं बता दिया हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है, फिगर आपको मैं बना बता दिया हूँ। तो ये संशोधन हुआ था उसका आधार पर, नौगम्य नदी के आधार पर, तो ये फिगर है। अब संशोधन किसने किया इनके सिद्धांत में, यह जान लीजिए। जैसे कि सिंक्लेयर ने किया, वैकल्पिक भूमि का उपयोग का सुझाव दिया था, पहला संशोधन। दूसरा किया था ओलाफ जोनासन का सिद्धांत 1925, इनकी बुक है स्वीडन का रहने वाले जोनासन, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ यूरोप। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया इनका जो है दोनों का संशोधन। ये आपको ध्यान रखना है कि वान थ्योनन के सिद्धांत में किसने संशोधन किया, सिंक्लेयर ओलाफ जोनासन ने। ये आपको याद रखना है और साथ ही इनकी बुक भी याद रख सकते हैं, इनका सिद्धांत भी याद रख सकते हैं। अब यूरोप कृषि वितरण की व्याख्या किया था किसने, ओलाफ जोनासन ने। बस ये हो गया। इसके साथ ही वो कुछ और इम्पोर्टेंट जोग्राफर है संबंधित काम किए कृषि से, वो जान लेते हैं। जैसे वाल्केनबर्ग ने 1952 में जोनासन मॉडल को अपनाया और यूरोप में कृषि गहनता की मानचित्र तैयार किया। बस ये आपको ध्यान रखना है। बेकर ने यूएसए में जो किसान से गहनता के आधार पर 12 प्रकार में कृषि कटिबंध का निर्धारण किया, पुनः संशोधन करके उसी के आधार पर
812 भागों में बांट दिया। इनकी बुक एग्रीकल्चर रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें देख लीजिए, वही चीज़ है अभी जो ऊपर बताया हूँ, कुछ लोग इसमें आ जाएंगे। जोन्स की बुक है 1928 में एग्रीकल्चर रीजन ऑफ साउथ अमेरिका, ये देख लीजिएगा, पूछा गया। वाल्केनबर्ग 1931 में एशिया के किसी प्रदेशों में बांटा था, ये आपको याद रखना है कि एशिया किसी प्रदेश में किसने बांटा, पूछा गया, वाल्केनबर्ग ने। सेंट जेना 1940-43 में अफ्रीका के कृषि प्रदेशों का अध्ययन किया था। तो देखिए अलग अलग जो महाद्वीप उसमें कौन कौन काम किया मैं बता रहा हूँ। स्वेंज जो है ये 1826 जर्मन के फसलों के स्थानीकरण का प्रथम वितरण प्रस्तुत किया था जर्मन में। अंजिल ब्रेस्ट जो है ये 1883 में उत्तरी अमेरिका के 7 प्रदेशों का वर्णन किया। अब सफी 1936 में लैंड यूटिलाइजेशन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश पर काम किया है। कोपाग जो है आपको बताया 1963 में जो 64 में आए थे। इन्होंने 71 में एन एग्रीकल्चर एटलस ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स पर काम किया है, और दूसरा इनका जो है एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इस पर काम किया। दोनों बुक आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो ये इनका हो गया। फिर से वर्नहार्ड 1915 में कृषि व भूगोल को कृषि विज्ञान तथा भूगोल दोनों माना था। तो ये मोटा मोटा पॉइंट है जो पूछा गया एग्जाम में, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन करा दिया एग्रीकल्चर के मॉडल में। अब लास्ट जो है आखिरी जो है हिटलसी का वर्गीकरण, ये कृषि भूगोल से संबंधित लास्ट सिद्धांत, इसके बाद से सब खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब इसमें क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है जान लेते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कृषि भूगोल को विश्व के 13 प्रदेशों में किसने बांटा, तो ये हिटलसी महोदय। अब ये 13 भागों में बांटे हैं, तो आपको ये याद कैसे रखना है, क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं इनका जो याद रखना, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम अब भी उससे। तो देखो मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ अर्थ, ये आपको याद रखना है। सिंक्वेशियल ऑक्यूपेशन की संकल्पना किसने दिया, कॉम्पेज की संकल्पना किसने दिया, मस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है मस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। अभी एमपी का मैं पेपर दिया हूँ, इसमें पूछा था कि किसने मानकों पर अपनाया था, मतलब कितने मानक यूज किया था, तो 5 मानक हैं। 5 मानक ये डायरेक्ट दिया था, इसमें क्या दिया था 5 दे दिया था, 6 दे दिया था, 7 दे दिया था, 8 दे दिया था। तो जिनको याद था वो किए होंगे, बहुत लोग गलत किए होंगे। तो 5 मानकों को अपनाया था अपने 13 विश्व कृषि प्रदेशों में बांटने के लिए हिटलसी महोदय ने। अब ये मानक याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। पहला सस्य कृषि तथा मवेशियों का संयोजन, दूसरा पशुपालन तथा सस्य उत्पादन जो है विधियाँ व तकनीक, तीसरा जो है श्रम पूंजी संगठन के प्रयोग से गहनता, चौथा कृषि तथा पशु उत्पादन का निर्वाह के लिए उपयोग अथवा बेचना, और पांचवा फार्म सक्रियाओं तथा फार्म भवनों इमारतों की संरचना की समाप्ति। ये 5 मानक पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना, मस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा गया है, अभी तो एमपी में देखा है उसमें भी पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 13 जो इनके भाग हैं बांटा गया, ये जान लेते हैं। यहाँ से कौन कौन पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको याद रखना है। पहला चलवासी पशुचारण आता है, ये आपको याद रखना है। अब ये क्यों याद रखना, क्योंकि आप जब भी पढ़ोगे ना मिलान द कॉलम में चलवासी पशुचारण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में, पश्चिमी अफ्रीका सवाना में फुलानी, पूर्वी अफ्रीका में मसाई, इथोपिया और सूडान में नुब्बा, दक्षिण अफ्रीका व बोत्सवाना में बांटू हॉटेंटोस, और सहारा तथा सऊदी अरब एवं मध्य पूर्व के देश में बद्दू। ये देखिए आपको ये पढ़े भी होंगे, आप ये सोचेंगे कि ये यहाँ से आ गया, जो पढ़ने वाले ज़्यादा हैं उनको ये पता है, क्योंकि ये तो हिटलसी महोदय के कृषि प्रदेश में भी आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना, मस्ट इंपॉर्टेंट। मसाई याद रखना है, पूछा गया है। बद्दू याद रखना है, और हॉटेंटोस याद रखना है। अब बाकी नुब्बा और फुलानी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन आप याद रख लीजिए, आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिलान द कॉलम में पूछ लिए जाएंगे, डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। ये जनजात या ये चलवासी जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, चलवासी जितने भी हैं, बद्दू कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये ऑप्शन दे देता। फिर से इसमें सेकंड जो आता है इसी के भाग है चलवासी पशुचारण का, मध्य एशिया के। मध्य एशिया में कैस्पियन और मंगोलिया और उत्तरी चीन में किर्गिज, कज्जाक, कालमुक, ये याद रखना है, पूछा गया। किर्गिज तो बार बार पूछा गया। साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में याकूत, कोरियाक, समोयड, ये आपको याद रखना है। स्कैंडिनेविया में लैप्स, ये तो बहुत बार पूछा गया। लैप कहीं देखा जाता है, कहीं लैप से लिखा रहता है, तो आपको याद रखना है। ये चलवासी पशुचारण के एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको ऐसे पॉइंटली बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर से यहाँ पर दूसरा इनका आता है वाणिज्यिक पशुपालन। अब वाणिज्यिक पशुपालन भी आपको याद हो जाएगा, पढ़े होंगे। जैसे ब्राजील में कैंपोज सर्ताओ, ये आप पढ़े होंगे, कैंपोज तो बहुत बार पढ़े होंगे। वेनेजुएला में लानोज फेमस है।
उरुग्वे अर्जेंटीना में पंपाज, ये दोनों देशों में पाया था, उरुग्वे में भी अर्जेंटीना में पंपाज, चाको बस अर्जेंटीना में, अब पेटागोनिया जो है अर्जेंटीना में। तो वाणिज्यिक पशुपालन यहाँ पर होते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में कारू, ये आपको याद रखना है, वाणिज्यिक पशुपालन के लिए फेमस एरिया है पूरा जो मैं बता रहा हूँ। अब आ गया तीसरा स्थानांतरित कृषि। अब इसकी विशेषता भी जान लो क्योंकि इसकी विशेषता भी पूछा गया एग्जाम में। वनों को काट कर जलाते हैं और साथ ही कुछ वर्षों तक कृषि करते हैं, फिर कई वर्षों तक प्रति छोड़ देते हैं। इसकी विशेषता दो याद रखनी है आपको स्थानांतरित कृषि की। अब कौन कौन स्थानांतरित कृषि करता है चलिए जान लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देश कौन है और स्थानांतरित कृषि कौन सा होता है, तो मालागासी में तवी होता है, मध्यवर्ती अफ्रीका में चिल्टेनन और मसूले, और उसके बाद से आपका मैक्सिको में होता है बरबेको कोमली, वेनेजुएला में कुनको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अमेरिका में मिल्पा, ये आप सब पढ़े होंगे। फिर से यहाँ पर मलेशिया में लद्दाख, सुमात्रा में जो जुम्मा, जावा में हुआ आता है, फिलीपींस में केगिन। ये देखिए ये सब कौन है, ये सब के सब आपके क्या करने वाले हैं, स्थानांतरित कृषि करने वाले नाम है। थाईलैंड में तमराल, लाओस में रे, म्यांमार में टोंगिया, श्रीलंका में चिन्ना। ये देखिए मिलान द कॉलम भी बहुत बार पूछता है। उत्तरी पूर्वी भारत में झूम अपनी यहाँ फेमस है, आप उत्तरी पूर्वी भारत में जाने आसाम मौसम में सब यहाँ फेमस है। पहाड़ी एरिया में कृषि की जाती है स्थानांतरित कृषि। उड़ीसा में पोद्दू कोमन बिंगा, ये पूछा गया। पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी में बालरा। इसके साथ ही राजस्थान में ये होता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या होता है, पेंडा, बेबर, दाहिया। ये देखिए मैं बहुत मेहनत से ये सब बनाया हूँ, वही पॉइंट है जो पूछेगा एग्जाम में। तो स्थानांतरित कृषि हो गया आपका, ये तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथा क्या है, प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि। तो देखिए ये दक्षिण अमेरिका और एशिया में होता है। इसमें जो होता है कृषि भूमि के साफ करके खेती के लिए तैयार करने, फसलें उगाने तथा काटने का कार्य अधिक सावधानी पूर्वक करता है। ये देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं इसको पढ़ने, बस ये जानिए कि प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि क्या होता है दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी एशिया में। पांचवा सघन निर्वाह कृषि, ये इसका एग्जाम्पल है, परिभाषा जान लेते हैं, विशेषता कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अधिकतम उपज प्राप्त करना ये बहुत जरूरी होता है इससे, जैसे कि अपने चाइना और भारत में होता है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना। जहाँ अधिकतम उपज प्राप्त करना, भूमि लैंड कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, सघन निर्वाह कृषि के क्षेत्र में आता है, जैसे कि चाइना, भारत। ठीक है, जैसे हैं चाइना, जापान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, है ना, मलेशिया, फिलीपींस और साथ ही इंडोनेशिया, लाओस। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर धान प्रधान कृषि होती है, मानसून कृषि भी कहा जाता है इसे, तो याद रखना आपको सघन निर्वाह कृषि को। और यहाँ पर चीन में जो सामूहिक फार्मों को कम्यून कहा जाता है, 1958 में कहीं 1900 आपको 49 देखने को मिलेगा, स्टार्ट किया गया था। किताब में मुझे 1958 मिला तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। तो सघन निर्वाह कृषि की विशेषता क्या है कि पहली बात तो जनसंख्या ज़्यादा होगी, लैंड भूमि कम होगा, कम भूमि के कारण उपज अधिक चाहिए क्योंकि जनसंख्या का पेट भरना है ना। ये देश का नाम जान लिए। अब इसके साथ ही नेक्स्ट है छवा धान विहीन निर्वाह कृषि, गेहूँ, जौ, सोयाबीन जो होता है ये कहाँ होगा। अब देखिए शीतोष्ण फसल है, ये अपने भारत में होता है शीत के समय। तो ये क्षेत्र उत्तरी पूर्वी चीन, मंचूरिया चीन, उत्तरी जापान, उत्तरी पश्चिमी भारत, जैसे कि हम बोला ना अपने एरिया में होता है, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला तो यहाँ होता है। यूक्रेन, अमेरिका में ये होता है शीतोष्ण क्षेत्र में, है ना। कम पानी की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर कम चाहिए गेहूँ के लिए। सातवां जो वाणिज्यिक बागायती कृषि, ये क्या हो भैया, अभी ये वही होता है जैसे चाय हो गया, तंबाकू हो गया, कहवा हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, कहाँ होगा। अब देखिए कपास के लिए ब्राज़ील फेमस है, तो ऐसे देश का नाम से आप याद रख सकते हो। गन्ना के लिए ब्राज़ील फेमस है, चाय के लिए अपना जो है भारत, श्रीलंका और चाइना फेमस है। तंबाकू के लिए आप जाने तो अमेरिका फेमस है, चाइना भी फेमस है। तो मोटा मोटी मैंने आपको देश का नाम बता ही दिया। तो ये देश का नाम है, कहाँ कहाँ होता है, कौन सी फसल है। कोलंबिया क्षेत्र में जो कहवा और चाय जो है भारत, श्रीलंका में। अभी तो फिलहाल जो है गन्ना भी ब्राज़ील में ज़्यादा उपज हो रही है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में केला, घाना और नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट में कोको, क्यूबा जो है यहाँ पर ब्राज़ील है, माफ़ कीजिएगा ब्राज़ील लिखा है, ब्राज़ील, हवाई और फिलीपींस में गन्ना देखिए यहाँ नोट डाउन है। तब एक आखिरी फसल है, मतलब वाणिज्यिक बागायती कृषि की जाती है यहाँ पर। इसके साथ ही 8वां आता है भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र। अब जानी जाओ CS जलवायु जहाँ पाएगी वो भूमध्य सागरीय होगा। CS बहुत फेमस है। CS जलवायु क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जाड़े के समय में वर्षा होती है, ग्रीष्म में क्या होता है, शुष्क होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बना है,
भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र होते हैं। इसमें क्या होता है कि मोरक्को, अल्जीरिया, कैलिफोर्निया यूएसए में आ जाता है। आपको ये याद रखना किस महाद्वीप में कौन आता है, ये पूछा गया है। मध्यवर्ती चिली आता है, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका आता है, और साथ ही जो है आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र आते हैं, ये सब भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर क्या बोया जाता है, फल, अंगूर, जैतून, अंजीर, खजूर, शरद ऋतु के जो फसल होते हैं, गेहूँ, ये बोए जाते हैं। 9वां है वाणिज्यिक अनुत्पादन कृषि फार्म क्षेत्र। यहाँ पर हेक्टेयर भूमि जो बहुत बड़ा होता है, 240 से 16,000 हेक्टेयर तक भूमि होता है। अब देखो ये इतना बड़ा हेक्टेयर तो भारत चाइना में नहीं होगा, ये होगा कहाँ, कनाडा में, ये होगा रूस में, ये होगा कहाँ, अमेरिका में। इतनी हेक्टेयर की भूमि वहीं मिली, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। अब चलिए इसको देख लेते हैं। पहले महाद्वीप के आंतरिक भाग में ये कृषि की जाती है, वाणिज्यिक अनुत्पादन कृषि। यूएसए और कनाडा प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना पंपास, ऑस्ट्रेलिया के वोल्गा नदी के पूर्व में डाउन क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। अब देखिए जितना मैं देश का नाम लिया हूँ, लगभग सारे देश के आपके नाम यहाँ पर आ गए हैं। अब बोलोगे कि सर जो है आपने रूस का भी नाम लिया था, स्टेपी जब घास के, तो वहाँ पर आपको रूस का, यूरेशिया का क्षेत्र भी आ जाएगा। तो ये ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, वाणिज्यिक अनुत्पादन कृषि की जाती है, जहाँ 240 से 16,000 हेक्टेयर तक भूमि होती है किसान के पास। 10वां वाणिज्यिक पशुपालन एवं शस्य उत्पादन कृषि एवं मिश्रित कृषि। ये पश्चिमी यूरोप में प्रचलित है, मध्य युगीन कृषि का विकसित रूप है। इसमें जोतों का आकार ये याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप में प्रचलित है। ठीक है। 11वां निर्वाहक शस्य उत्पादन एवं पशुपालन, ये कहाँ होता है, मैक्सिको, टर्की और ईरान, इराक में ये होता है कृषि। 12वां वाणिज्यिक दूध उत्पादन कृषि। ये वाणिज्यिक तो दूध उत्पादन पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पूर्वी यूएसए, अभी तो दूध उत्पादन प्रचलित हो गया है, मांस वाला और शाकाहारी वाला भारत में, क्योंकि यूएसए का जो दूध है इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि वहाँ के जो गायों को मांस, उनका जो भी चीज़ें पिलाया जाता है, इसलिए वो मांसाहारी दूध है। भारत में जो चारा खिलाया जाता है, घास भूसा, इसीलिए शाकाहारी है। ये बहुत बड़ा विवाद है। यूएसए चाहता है भारतीय मार्केट में दूध को लाना, जिससे भारतीय मार्केट का जो है दाम जो है मूल दूध का 35 रुपये है, तो वो घट के हो जाएगा, प्योर जो मिल्क दूध है वो घट के ज़्यादा कम हो जाएगा, 20-15 जो भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये यूएसए अपना ज़्यादा दूध देगा भारत में, तो वहाँ से ज़्यादा स्टॉक भारत में आएगा तो दाम गिर जाएगा। तो इस पर विवाद चल रहा है कि क्योंकि वहाँ के गाय जो चारे में ज़्यादातर मांस चीज़ें खिलाई जाती है ताकि वो ज़्यादा दूध दे सके। अब जो भी हो, वहाँ के कटिबंध कैसे हैं, वहाँ के निवासी कैसे हैं, उसके अनुसार चारा कैसा मिलता है और बच बचाव के लिए चीज़ें की जाती हैं। हर कटिबंध की अपनी विशेषता है, बदलती रहती है चीज़ें। तो ये आप याद रख सकते हैं, ऐसे एक एग्जाम्पल दिया हूँ। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप और विकसित देशों में 90% कुल दूध उत्पादन का उपयोग किया जाता है। ये 12वां हो गया। 13वां विशिष्ट सब्जियों में फल उत्पादन कृषि, ये 13वां लास्ट है विटेल्सी का। इसके बाद से आपका विटेल्सी का सिद्धांत खत्म, तो क्या खत्म हो जाएगा, आपका कृषि भूगोल के सिद्धांत सारे खत्म हो जाएंगे। तो इसमें देखिए सामूहिक कृषि देशों में नाम आते हैं। कोलखोजी रूस में होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल्शेविक क्रांति रूस, अक्टूबर क्रांति 1917 क्यों हुआ था, छोटे खेतों का बड़ा आकार करना था, इसीलिए रूस में बोल्शेविक अक्टूबर क्रांति के नाम से फेमस है, जो 1917 में किया गया था, जिससे कोलखोजी नाम आ गया। सामूहिक कृषि बड़ा बड़ा खेत के रूप में कन्वर्ट करना था किसको, वहाँ के रूस की भूमि को, ताकि ज़्यादा उपज किया जा सके। इजराइल में कहा जाता है इसमें जो है किबुत्ज और मोसाओ और सितूपी, तो ये याद रखना आपको। और रूस में तो खोजी या कोल खोजी, ये आपको याद रखना है। तो हमारा जो है कृषि भूगोल का सिद्धांत यहाँ पर पूरा खत्म होता, ऑलमोस्ट मैंने कवर करा दिया, और मैं वही बताया हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपका पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई ज़रूरी नहीं ज़्यादा पढ़ने का, इतना पढ़ लीजिए इनफ है। इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे तो अनवांटेड चीज़ें याद करेंगे, फालतू चीज़ें याद करने से कोई ज़रूरी नहीं। एग्जाम में वही चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जो पूछे जाते हैं, और वही मैं बताया हूँ। आप किसी भी पेपर को जाकर सॉल्व कीजिए, इतना पढ़ के एग्रीकल्चर के जितने भी सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं लगभग सही हो जाएंगे आपके, लगभग सही हो जाएंगे, मैं जहाँ तक जानता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको बस एक डेमो दिखा देता हूँ, देखिए मैं कितना काम किया हूँ। देख रहे हो औद्योगिक भूगोल का ये है, देखो इतना मैं काम किया हूँ, आप देख सकते हो। ये खाली औद्योगिक भूगोल का सिद्धांत है, वेबर का पूरा डिटेल, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट वही बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट है, पूरा नहीं मैं पढ़ाऊँगा। मैं बहुत काम किया हूँ, आपको मैं एक डेमो बस दिखा रहा हूँ। मैं पूरा ज्योमॉर्फोलॉजी
पूरा क्लाइमेटोलॉजी पूरा लिख चुका हूँ। आप देखोगे तो खुद देख लो मैं कितना काम किया हूँ। ये लगभग बहुत बड़ा पेज है, 214 पेज है और अभी पूरा पढ़ाना बाकी है, तो समय लगेगा। आप लोग ज्वाइन कीजिए अधिक से अधिक। देखिए ये रिफ्ट घाटी के तनाव मूलक संबंधी परिकल्पना, ये भी एमपी में पूछा था, ये भी पूछा था कि किसने किसने काम किया है इसमें, तो ये नामुआ दे दिया था, है ना। तो ये छांटना था। तो ये ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। आप देखोगे ना लास्ट तक मैं लगभग लगभग पूरा लिख दिया हूँ। थोड़ा सा सेकंड लगेगा, थोड़ा सा टिल वेट कीजिए। अभी देखिए 214 पेज में मैं पूरे सिद्धांत को लिखा हूँ और साथ ही 9वां यूनिट तो अलग ही है, वो तो लगभग 100-150 पेज में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये इसीलिए जरूरी। देखिए वायु प्रदूषण ये पूछा था सब एग्जाम में, ये 2024 के एग्जाम में पेरिस समझौता, मैं सब लिख चुका हूँ। मैं जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिद्धांत से संबंधित, जो पॉइंट मस्ट है वो सारा लिखा हूँ। इस सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन जब पारिस्थितिकी तंत्र यो कह लो पर्यावरण पढ़ा रहा था, मतलब मैं पढ़ रहा था, नोट बना रहा था, तो मैं सोचा इसी में ऐड कर जो तीव्रता के सिद्धांत है सारे पॉइंट लिए। अभी जो आप देखोगे उनका सिद्धांत तीव्रता में ये पूछा गया था, ये वाली पॉइंट पूछा गया था अपने यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, किसने अनुभविक और जननिक आधार पर जो है जलवायु प्रदेश में बांटा है। तो ये उठा दिया था अनुभविक जननिक। तो मैं वही चीज़ हाईलाइट करता हूँ, वही बताऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एग्रीकल्चर के पूरे सिद्धांत खत्म होते हैं। कोई भी क्यूरी होगी, कोई समस्या होगी, कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहला दिन था तो थोड़ा हो सके शब्द का एरर हुआ हो तो यहाँ पर क्षमा प्रार्थी हूँ। एक हफ्ते में मैं एक ही वीडियो डाल पाऊंगा क्योंकि मुझे भी पढ़ना, आपको भी पढ़ना है, तो नो वर्कलोड, आप भी मेहनत कीजिए, मैं भी। तो मिलता हूँ अगले संडे को। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।